हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज के इस पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले के जो पार्ट थे उसमें हम लोगों ने इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पढ़ा। तो इस पार्ट के अंदर बेसिकली हम लोग देखेंगे अबाउट एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट क्या क्या होता है। ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल क्रॉनिक कोरियोनिक विली विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया, समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट, हमने पढ़ा था ना, बाहर वाली लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल माली जो बीच में था इनर सेल मास बोलते हैं उसको। तो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पे आ गए थे? ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर आने लग गए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विली, विलाय बोल सकते हैं, विली बोल सकते हैं, जो किससे सराउंडेड होती है? विच इज सराउंडेड बाय यूटराइन टिश्यू। यानी कि वो आसपास उसके, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो उसको कवर कर लेती है, तो वो सराउंडेड होती है बाय यूटराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। द कोरियोनिक विली एंड यूटराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइनली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यानी कि ये कोरियोनिक विली और यूटराइन टिश्यू आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, एंड वो दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर तो एक हो ही गया कि मिलके एक स्ट्रक्चर की यूनिट बनाई, दूसरी एक फंक्शनल यूनिट बनाई। फंक्शनल मतलब जो काम भी करे कुछ। नाउ फंक्शनल यूनिट जो उसने बनाई बिटवीन एम्ब्रियो दैट इज फीटस एंड मैटरनल बॉडी। तो आपने पढ़ा होगा प्लेसेंटा एक मोड होता है जो कि मदर और बच्चे के बीच में जो भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी चीज़ की मूवमेंट होती है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है। द प्लेसेंटा फैसिलेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये प्लेसेंटा क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को फैसिलिटेट करता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स कि भैया ये ऑक्सीजन पहुंचाएगा बच्चे तक और न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा बच्चे तक, एम्ब्रियो तक। एंड अगर वो बच्चा जो वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे वो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको भी निकालेगा, मतलब वहां तक पहुंचाएगा भी और उससे निकालेगा भी। उसके बाद है द प्लेसेंटा is connected to the embryo through an umbilical cord which help in the transport of substances to and from the embryo। ये जो प्लेसेंटा होता है ये कनेक्टेड है एम्ब्रियो से। ठीक है, प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड है एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, फिर से सुनो, प्लेसेंटा कनेक्टेड है किससे? एम्ब्रियो से। किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड। बीच में जो एक जब भी बेबी निकलता है ना, तो वो जुड़ा हुआ होता है, फिर उस पर लगा के उसको कट करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है चीज़ों के। ठीक है, एम्ब्रियो तक लेके जाता है, फिर वहां से वापस लाता है वेस्ट मटेरियल, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। नाउ प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, वो भी एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन, ये जो होते हैं ना, ये कई सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करता है? वो भी कई सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गैनाडोट्रोफिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये ऑब्वियसली मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि इस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ तो एडिशनल चाहिए होते हैं और कुछ जो ऑलरेडी होते हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, ये बिल्कुल लास्ट में जाके इसकी जरूरत पड़ती है, ये सिक्रीट होता है बाय द ओवरी। ओवरी इस रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। अब देखो इसने क्या बोला, ये चीज जो समझने की है वो ये कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ठीक है, 1 2 3, ये वुमेन में प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। फिर से सुनो, ये जो है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये वुमेन में कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स, यानी कि एडिशन में जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है? लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स, जो बाकी हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिजोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन, उसका लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो प्रेगनेंसी में जो हॉर्मोन्स एक्चुअली हैं उनको बढ़ा देता है और मैटरनल ब्लड में इनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन, ओके, हाँ, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन। अब
अब हम बोलेंगे कि भाई ज़रूरी क्यों है, क्यों बढ़ाना ज़रूरी है? वो जो फीटल ग्रोथ है, जो बच्चा बढ़ रहा है, उसकी मेंटेनेंस के लिए इन हॉर्मोन्स का बढ़ना ज़रूरी है। ओके, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, क्योंकि देखो बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं मदर की, कई सारे नए केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एक बेबी है जिसको फीड करना है, प्लस उसको वो अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास दैट इज एम्ब्रियो डिफरेंशिएट, ये जो इनर सेल मास है ये बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल एक्टोडर्म, जो बाहर की लेयर है आउटर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म में। तो मतलब इनर सेल मास एक बाहर की लेयर हो गई एक्टोडर्म, एक हो गई एंडोडर्म। एक मेसोडर्म भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आती है, तो अंदर की साइड इनर, आउटर, और ये मिडल, तो ये आपका एंडोडर्म हो गया, ठीक है, ये एक्टो हो गया और ये मेसो हो गया, ये भी आ जाती है। और ये जितनी भी लेयर हैं, ये तीनों लेयर मिलके, ये थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज ऑर्गन्स इन एडल्ट्स, मतलब ये सारी की सारी लेयर मिलके एडल्ट्स में नए टिश्यूज को फॉर्म करती हैं। दीज गिव राइज टू न्यू टिश्यूज इन एडल्ट्स। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cell which have the potency to give rise to all the tissues and organ। अब हमें क्या याद रखना है, हमें ये ये चीज ध्यान में रखनी है कि इनर सेल मास धीरे 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 उसके अंदर, एक तो पहली बात तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फिर वही बाद में जाके जो ऑर्गन्स होते हैं एडल्ट्स में वो बनते हैं। दूसरी चीज कि इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इन इनर सेल मास देयर आर सर्टेन सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, और ये वो सेल्स होते हैं जो नए क्या कहते हैं ना, टिश्यूज एंड ऑर्गन को फॉर्म कर देते हैं। दे गिव राइज टू न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स होते हैं वो किस तरह से, मतलब क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी नॉर्मली 9 मंथ तक रहती है, फिर देयर आर केसेस जिसमें प्री मिच्योर बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। नाउ फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म्ड, मतलब ह्यूमन बींग के अंदर 1 मंथ के बाद, 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो में हर्ट बन जाता है, वो जो छोटा सा एम्ब्रियो है उसमें हर्ट बन जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हर्ट साउंड, अगर देखना है कि भैया क्या है तो क्या करते हैं, हर्ट साउंड सुनते हैं धीरे धीरे, तो वो आता है किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फिर जब सेकेंड मंथ होता है प्रेगनेंसी का, फीटस डेवलप हो जाता है, उसके लिम्स और डिजिट्स, प्रॉपर उसके लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, फिर क्या होता है 12 वीक के एंड में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने निकल गए हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। पहला हमने क्या देखा, हर्ट आया, फिर हमने देखा धीरे 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 लिम्स एंड डिजिट्स आए सेकेंड मंथ तक, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 3 महीने कह लो, उसमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। नाउ द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप, इस टाइम तक जो लिम्स हैं, हाथ पाँव प्लस एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो भी है, सब कुछ प्रॉपरली डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर आया द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, यानी कि पहली मूवमेंट और जो अपीयरेंस होती है हेयर की, बालों की, मतलब जो बालों की जो बाल दिखने लगते हैं हेड पे थोड़े थोड़े से, वो 5th मंथ में नोटिस करना शुरू हो जाते हैं। देखो हम तो बाहर से नहीं देख पाते, बट लोग ऑब्वियसली जो डॉक्टर जो काम कर चुके हैं ये सब चीज़ें देखते हैं। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 महीने पूरे हो गए हैं, बॉडी में पूरी तरह से हेयर आ जाते हैं, ठीक है, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस फॉर्म हो जाती हैं, ये सब कुछ होने लगता है। एंड फिर 9th मंथ के एंड में फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और मदर इज रेडी फॉर द डिलीवरी, ठीक है। नॉर्मली 9 मंथ के एड पे डेट दे देते हैं कि ये इस दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ, हमने पढ़ा प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा, एंड हमने पढ़ा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के बारे में। ये देखो ये प्लेसेंटल विलाय है,
ठीक है, आप ये देखो ये विलाय है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो हमारी बीच में नेवल होती है ना, जिसको हम नेवल बोलते हैं, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और ये कनेक्टेड होती है बच्चे के साथ। फिर ये यूट्रस की कैविटी है, दिस इज द ब्लैंक स्पेस। फिर ये यॉक सैक है, क्योंकि हमारा जो बेबी है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इसको यॉक सैक बोलते हैं। दिस इज द एम्ब्रियो एंड दिस प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक, ठीक है, ये क्या है, सर्विक्स में म्यूकस का प्लग है। आपको ये स्ट्रक्चर इतना आता नहीं है बनाने के लिए, बट यू नीड टू हैव एन आइडिया कि क्या है, क्योंकि कभी भी कुछ भी मतलब समझ के लिए, कंसेप्ट के लिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू दिस डायग्राम। ओके, नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीट। इन नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अभी के लिए यही वाला टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।